अमेरिकन हेजेमनी टूट रही है, पेट्रो डॉलर इज़ फॉलिंग, चाइना अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब ऊपरी परत। इस परत के नीचे काफ़ी चीज़ें होती हैं। कटी चिड़िया का कबीला था टर्की, वो एक चिड़िया होती है, और इन सब ने मिलके कहा कि चलो। तो छपरी कबीले को जब तक ये तैयार कर रहे थे, अनंत कबीले ने जाके उसको भरे बाजार में 4 थप्पड़ मारे 7 मई से 10 मई के बीच में। तो अब तो सबको मैसेज चले गया। बाकी कबीलों ने कहा भाई, ना पाल्याज इसको इंडिया बोलते थे, ना गंगा डायनेस्टी इसको इंडिया बोलती थी, ना मौर्य इसको इंडिया बोलते थे, सब के सब इसको भारत बोलते थे। आपको सिर्फ लूटमार करने वाले जिन्होंने आपको एनस्लेव किया वो इसको इंडिया बोलते थे। पाकिस्तान जो हारा था और जिसने छमजोरियां का सेक्टर आपसे कैप्चर कर लिया, उसने वो इलाका आपको वापस नहीं दिया। सर क्रीक का इलाका आपने उनको वापस दे दिया, आपने सब कुछ वापस दिया, वो छमजोरियां जीता और छमजोरियां का 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपने साइन करके उनको दे दिया। 1971 इज द ओनली वॉर जिसमें आपकी फौजें जीती और देश हारा। ऑन 9 सितंबर 2023 द प्राइम मिनिस्टर had announced that let's have इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपका जो ट्रेवल टाइम है केप ऑफ गुड होप और स्विस कैनाल में जो ट्रेवल टाइम है, दैट डिफरेंस इज अराउंड 16 डेज। लड़ाई हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फौज, और आप फौज को कंटिन्यूसली डिग्रेड करो, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आप फौज का जब स्टेटस डिग्रेड करते हो तो उसका असर जो है लॉन्ग टर्म में आपके मनोबल पे, आपके सिपाही के मनोबल पे पड़ सकता है। आप अभी भी एयरफोर्स कम्युनिटी और फ्लाइंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल हिट किया था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलते किताबों के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ना सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ देश की सेवा की, बल्कि कलम के साथ भी देश की सेवा कर रहे हैं। एक्स ग्रुप कैप्टन अरुण कश्यप, इंडियन एयरफोर्स के इस वेटरन ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा देश की रक्षा, स्ट्रेटेजी और वारफेयर एनवायरनमेंट को समझने में बिताया है। उनका रियल वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपोजर और जियोपॉलिटिक्स की गहरी समझ इस किताब राइज ऑफ द एंशिएंट फेनिक्स रिसरेक्शन का बैकबोन है। ये किताब सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि आज के ग्लोबल पावर स्ट्रगल, परसेप्शन वॉर और भारत के बढ़ते कदम का एक थ्रिलिंग नैरेटिव है, जहां डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, प्रोपेगेंडा और सोल्जर की ग्राउंड रियलिटी एक ही फ्रेम में साथ चलती है। ये उन सब लोगों के लिए खास है जो समझना चाहते हैं कि दुनिया असल में कैसे चलती है, न्यूज़ के हेडलाइंस के पीछे का सच क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक और थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन ग्रुप कैप्टन अरुण कश्यप सर के साथ, और जानते हैं उनकी यात्रा, उनका विजन और इस किताब के पीछे छुपे आइडियाज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियों और लेखकों से मिलवाता रहेगा आपका अपना बोलती किताबें। चलिए शुरू करते हैं। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। धन्यवाद, आपने मुझे फिर से बुलाया। मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आपके साथ हमने एक पॉडकास्ट पहले भी शूट किया था और मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब तक उस पॉडकास्ट को सबसे ज़्यादा बार हमारे चैनल पर देखा गया है। तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक्स फॉर गिविंग मी द फर्स्ट चांस दैट टाइम। लेट्स होप वी डू बेटर दिस टाइम। श्योर सर। इससे पहले आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि जो बुक आपने लिखी है, जिस बुक पर ये पॉडकास्ट आधारित होने वाला है, उस बुक के अंदर जो हमारे रीडर्स हैं उनके लिए क्या है वो आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। ये किताब है जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के ऊपर आधारित, मतलब भूगोलीय राजनीति, आपकी वित्तीय प्रणाली और रीसेंट इतिहास। आपको कुछ चीज़ें लगती हैं जो सबको सामान्य दिख रही हैं या फिर जो हो रहा है। अमेरिकन हेजेमनी टूट रही है, पेट्रो डॉलर इज़ फॉलिंग, चाइना अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब ऊपरी परत है। इस परत के नीचे काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ गुप्त समूह हैं, कुछ समाज हैं, कुछ और ताकतें हैं, कुछ आपकी रिलीजियस इंक्लिनेशंस हैं। उन सब के असर से बनता है रियल पॉलिटिक्स। और उस रियल पॉलिटिक्स का जो ये आप
की स्थिति है आज, जिसमें आपका यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, मिडल ईस्ट इज अनस्टेबल, तो एक बड़ी अस्थायी सी स्थिति है। इस स्थिति के बीच में एक, आप चाहें ना चाहें, आपका पाकिस्तान से युद्ध होना तय है, और उस युद्ध में यूजिंग द इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ पाकिस्तान, आप बिना ज़मीन हथियाए, अधिकतर मतलब उनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से पाकिस्तान को तबाह करते हैं। वो इस किताब में दिया है। इस किताब में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जैसे ब्रिगेडियर आलम, या फिर आपकी रिपोर्टर नबीला, अथवा कर्नल मिश्रा, जिनको ये परत दर परत जो ये गुप्त सोसाइटीज़ हैं, दीज कबाल्स विच आर देयर, वो उनको धीरे धीरे एक्सपोज करते रहते हैं। और आपके हैं कैरेक्टर्स लाइक ब्रिगेडियर डीडी पांडे या फिर कमांडर BVSP प्रसाद, वो इसको जानते हुए युद्ध के मैदान में इस नॉलेज का यूटिलाइज करके दे काउंटर दीज फोर्सेस। एंड देन यू हैव अदर कैरेक्टर्स हु आउट ऑफ देयर ड्यूटी, डेडिकेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड cause a reaction which is favorable to India, या इंडिया कहना तो गलत होगा, भारत, हिंदुस्तान। तो वो पूरा इस किताब में है। तो ईच कैरेक्टर इज शोन एज अ फुल, लाइक कमांडर BVSP प्रसाद, he is leading a mission, he is a father, he is bothered about what's going to happen, his wife is aware what is he going in for, not fully aware, she has a a sense, उसको लग रहा है कि कुछ जा रहे हैं, he doesn't know what are her emotions। तो वो सब इस किताब में है। तो इट्स अ मिलिट्री सोशो थ्रिलर। ग्रेट। आपने अभी जियोपॉलिटिक्स की बात की, आपने अपनी बुक की स्टार्टिंग में भी जियोपॉलिटिक्स के बारे में लिखा है। तो अगर हम किसी एक आम इंसान को, एक जो हमारे व्यूअर्स हैं जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको आप समझाना चाहे लेमन लैंग्वेज में जियोपॉलिटिक्स क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? जियोपॉलिटिक्स है भूगोलीय राजनीति। चलो इसको मैं आपको कहानी से समझाता हूँ। जी बिल्कुल। कि मान लिए एक बहुत बड़ा इलाका है, उस इलाके में काफ़ी सारे कबीले हैं। एक कबीला है लठमार कबीला, जिसने लठ मार के लोगों से सारा कुछ हथिया लिया, उनका सोने जवाहर, उनकी मोहरें चोरी कर ली हैं। एक है लूटमार कबीला, जो सदियों से लूटमार करता रहा, दूसरों को बंधुआ मजदूर बना लिया, पैसे ले लिए उनके। तो अब इनका जीवन जो है विलास से और अशरफा जीवन हो गया, कि मतलब everything is an exuberant and what should I say, beyond the richness lifestyle। अब वो खुद तो कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि सब तो आराम का जीवन जी रहे थे, तो वो दूसरों से काम करवाते थे। अब दूसरे कबीलों से काम कराते थे तो उनको उनका सोने की मोहरें देनी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है, चलो इसके बारे में कुछ सोचा जाए, ऐसे तो हमारे मोहरें ख़त्म हो जाएंगी जितनी हमने लूटी हैं। तो उनको पता लगा कि एक जगह है तेल के कुएं। तो जहाँ तेल के कुएं थे, उन्होंने उस कबीले को घेर लिया और उस कबीले को बोला, भाई तू तेल बेचेगा जैसे हम कहेंगे, नहीं तो हम तुझे तबाह कर देंगे। अब जो तेल के कबीलों वाला, तेल के कुएं वाला जो कबीला था, वो मान गया। तो अब इन्होंने कहा कि अब तेल तो सबको चाहिए, सबकी गाड़ियाँ चलनी है, मोटर गाड़ी चलनी है, आपका LPG से आपकी गैस चलनी है घर की, तो सबको तेल चाहिए था। तो इन्होंने कहा तेल मिलेगा हमारे चमड़े के सिक्कों पे, और वो चमड़े के सिक्के सोना माने जाएंगे, और जिसको नहीं पसंद ये बात तो हम उसको तेल नहीं देंगे। तो इनका फिर से वर्चस्व कायम हो गया। जब ये वर्चस्व कायम हो गया तो अब इनको सामान चाहिए था। तो एक बढ़ई था, वो बढ़इयों का कबीले 2-3 कबीले थे, लेकिन एक बढ़ई का कबीला था जो बढ़ई काइयाँ था। तो उस काइयाँ बढ़ई के कबीले ने आकर कहा, साहब के आप सबके अबसास, बढ़ई मतलब कारपेंटर, अबसास फर्नीचर मैं बनाऊंगा, आप मुझे ये जो हैं चमड़े के सिक्के हमें दे दो। तो इन्होंने चमड़े के सिक्के उसको देने शुरू कर दिए, उसने फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया सबका। फिर उसने जाके बाकी कबीलों को बोलना शुरू किया कि भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फर्नीचर बनाऊंगा, तुम मुझसे बनाओ, देखो
लूटमार कबीला और बाकी कबीले जिनका वर्चस्व है वो भी मुझसे बनाते हैं। कुछ कबीलों ने उससे फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। आधा फर्नीचर बना के वो उनका दाम इतना बढ़ा जाता था कि वो कबीले बेचारे दे नहीं पाते थे। तो जब कबीला दे नहीं पाता था, ये जो है बड़ा ही उसकी ज़मीन हथिया लेता था या फिर उसका एक घर अपने पास रख लेता था। इन सब कबीलों के बीच में एक कबीला था, अनंत कबीला, जो अनंत काल से था। उस कबीले ने देखा कि भाई सब कुछ तो मैं अपना बना रहा हूँ, अधिकतर चीज़ें मेरे खेत हैं, खलिहान हैं, सिर्फ तेल नहीं है। तेल मेरे को बाहर से लाना पड़ता है, ये लठमार और लूटमार कबीलों वाले इलाके से। तब तक और ये मेरे को देते, मैं अपना सोना देता हूँ, वो सोने को की जगह चमड़े के सिक्के में मुझे ये जो है तेल देते हैं। तब तक इसको एक दो साथी मिल गए जो लूटमार कबीले से और लठमार कबीले से अलग थे, जो खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे तेल जो है चमड़े के सिक्कों में नहीं लेंगे, हम चाहे अपना तेल सस्ता बेचते हैं। तो अनंत कबीला ये सस्ता वाला तेल लेना शुरू कर दिया। अब लूटमार कबीले को लगा इससे तो हमारे चमड़े के सिक्के की वैल्यू नहीं बचेगी। लठमार को भी लगा, बड़ई को भी लगा कि अरे ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, हम तो सब खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो अनंत कबीले को दबाया जाए। तो पहले जो काइयाँ कबीला था अपना बड़ई का, उसने कहा चलो कोशिश करता हूँ कि पहले भी तो एक बार इसकी ज़मीन हथियाई थी, चलो एक और बार ज़मीन हथिया लेता हूँ। तो वो ज़मीन हथियाने के लिए आया। लेकिन अब उस समय जो कबीलों का नेता था और जो अब का नेता था वो बहुत अलग थे। तो वो जब आया ज़मीन हथियाने तो आपने उसी का फर्नीचर तोड़ के उसकी पिटाई कर दी, उसको आप कहते हो गलवान। उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि तेल जो था उसमें मिल गई रेत। अब तेल में रेत मिल गई तो आप तेल ऐसे सीधा ले नहीं सकते हो कुएं से, तो आपको उसको स्पेशल छानी से फिल्टर करना था। वो छानी आ गई अनंत कबीले के पास। अच्छा। तो सारा तेल की रिफाइनरीज जो है आपके पास आ गई। तो अब सारा का सारा सिस्टम जो है वो आपके आसपास घूमने लग गया। तो इसको करने के लिए दो और कबीले थे अनंत कबीले के आसपास, टपरी और छपरी कबीले। तो उन्होंने कहा कि चलो इनको उछाल के अनंत कबीले को जो है उलझाने की कोशिश करते हैं। तो एक कटी चिड़िया का कबीला था, टर्की, वो एक चिड़िया होती है, और इन सब ने मिलके कहा कि चलो। तो छपरी कबीले को जब तक ये तैयार कर रहे थे, अनंत कबीले ने जाके उसको भरे बाजार में 4 थप्पड़ मारे, 7 मई से 10 मई के बीच में। तो अब तो सबको मैसेज चले गया। बाकी कबीलों ने कहा भाई इसको नहीं छेड़ना, अभी छोड़ दो। तो दूसरी तरफ जो था उन्होंने कहा चलो टपरी कबीले से कोशिश करते हैं। अब टपरी कबीला भेजता था बहुरूपिये, उन्होंने बहुत सारे बहुरूपिये भेज दिए अनंत कबीले में। अनंत कबीले के अंदर से जाके ये कुछ गड़बड़ करेंगे। अनंत कबीले के पास ने सोचा और उसने SIR शुरू कर दिया, जो अभी आप देख रहे हैं। तो बहुरूपिये भी बाहर हो गए। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई है रियल पॉलिटिक्स में कि सारी चीज़ें जो बन सकती हैं वो भी अनंत कबीले के पास है। अनंत कबीला, इंडिया जो है भारत, वो 70% चीज़ें अपनी इंटरनल कंजम्पशन में कर रहा है। तेल की सारी रिफाइनरी आप कर रहे हो, अमेरिका भी आपसे तेल खरीद रहे हैं, सब आपसे खरीद। तो ये है आपका जियोपॉलिटिक्स। तो अब क्या हुआ, उस जो वो स्थान था वो जहाँ सारे कबीले थे, अब सारे कबीलों को पता लग गया कि भाई अब अगर कोई कबीला हमें बचा सकता है तो वो अनंत कबीला है। और जो चमड़े के सिक्के हैं उनका जो था, क्या कहने चाहिए, जो उनकी एज थी, जो उनका समय था, वो गुजर गया। तो दिस इज व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स ऑफ 2025 एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल 2030। तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन पुट इट अक्रॉस। वेल प्लान स्टोरी सर। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, छपरी कबीला एक्चुअल में है कौन? मैंने अपने मन में तो, दिमाग में तो सोच लिया है कि कौन ये अंग्रेजों की देन है जी, पाकिस्तान। मतलब मैं सही सोच रहा था। बिल्कुल दुरुस्त। चलिए, आपने अभी कुछ टाइम पहले अभी आप जब बात बता रहे थे तब आपने इंडिया को भारत कह के रिप्रेजेंट किया। बुक में भी आपने कई जगह लिखा है इंडिया दैट इज भारत।
ये जो टर्म आपने यूज किया इसका कोई पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर कोई इसका जो आपका कोई मैं plan था? एम्फेसाइज करना चाहता हूँ और हम्म, खुद कई बार, क्योंकि बचपन से ऐसा सिखाया गया है, मैं नहीं कर पाता। इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत दैट इज कॉल्ड इंडिया। हम्म, अगर हम भारत कहते तो सबसे पहले तो हमारा भूगोल सही हो जाता, क्योंकि ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, करीबन 8,000 साल पुराना, उसमें लिखा हुआ है जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो जम्बू द्वीप मतलब वो द्वीप, वो जिसको आप कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप, जो जामुन के बीज के तरह है, क्योंकि जामुन का बीज खुरदरा होता है और थोड़ा, इफ यू सी, दो ऑब्लॉन्ग मिलता हुआ होता है। दिस इज डिस्क्राइबिंग यूरेशिया। आपको बचपन में क्या सिखाया जाता है कि एशिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और साथ में आपको यह सिखाया जाता है कॉन्टिनेंट वो जगह है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। एशिया की चौथी तरफ तो यूरोप है, तो वो तो है ही नहीं कॉन्टिनेंट। सो इट इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच इज फेड इनटू यू एंड फोर्स्ड इनटू यू, क्योंकि यूरोप अलग हो गया, तो वो हो गई आपकी 12 ट्राइब्स, और ये अलग हो तो आपका भूगोल सही हो जाता। और नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप नाजी जर्मनी का सुनते हो तो सबसे पहले उनका एक सिंबल आता है, और उस सिंबल को बोलते हैं ये स्वास्तिक है। और आजकल उस सिंबल को स्वास्तिक, आर्यन थ्योरी और हिंदुइज्म से जोड़ दिया जाता है, जो कि एकदम झूठ है, फरेब है। लेकिन नाम स्वास्तिक दे गया है तो उसके कारण वो चल जाता है। असल में उसका नाम है हैकन क्रूज। ओके। 1950 तो उसको हैकन क्रूज ही बोलते थे। हैकन क्रूज मतलब हुक्ड क्रॉस। उसको जब से क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई है उसको गमाटा कहते थे, क्योंकि गामा अगर आप देखें तो ऐसे बनता है, बिल्कुल। तो 4 गामा मिल गए तो गमाटा। ये क्रिश्चियंस का गुड लक सिंबल है। ये सिंबल आपको वेस्टमिनिस्टर के चैपल में भी दिखेगा, बेजेंटाइन चर्च में भी दिखेगा, सारी जगह दिखेगा। क्योंकि अब वेदर यू लाइक इट और नॉट, क्रॉस वाज ऑलवेज अ सिंबल ऑफ टॉर्चर। तो अगर हुक्ड होगा तो टॉर्चर इज मोर। सो दिस इज व्हाट इट वाज। और हर एक क्रिश्चियन नेशन का एक ऐसा ही क्रॉस जो होता है वो होता था उनका सिलेक्शन। जैसे आप ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड का देखें तो उनका सेंट पीटर्स क्रॉस होता था। अब जीसस को सीधा क्रूसीफाई किया गया था, सेंट पीटर को उल्टा क्रूसीफाई किया गया था। तो अंग्रेजी झंडे में आपको हर एक जगह सेंट पीटर्स क्रॉस मिलता है। इसलिए ये जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंडियन नेवी का फ्लैग चेंज हुआ है, उसमें अगर आप देखें वो जो फ्लैग में वो जो रेड ऐसे आपको क्रॉस मिलता था, दैट वाज सेंट पीटर्स क्रॉस। तो वो बेसिकली अंग्रेजों की आपकी कंटिन्यूड व्हाट शुड आई से कंटिन्यूड सब्जुगेशन को दिखाता था, तो वो हटाया गया। तो अब ये हैकन क्रूज चलता रहा। फिर 1950 में इंडिया रिपब्लिक बना। जैसे इंडिया रिपब्लिक बना, बीबीसी ने आके अनाउंस किया हैकन क्रूज को या फिर हुक्ड क्रॉस की जगह उसको सबसे पहले स्वास्तिक बोला बीबीसी ने। ओके। 1950 में, 1951 एक्चुअली। और उसके बाद संपूर्ण दुनिया में सब लोग उसको स्वास्तिक बोलने लग गए। उससे पहले कोई उसको स्वास्तिक नहीं बोलता था। और दुख की बात यह है कि हमारे उस समय की सरकारों ने सारे हमारे जो जितनी किताबें थी स्कूलों की, उसमें भी ये स्वास्तिक कर दिया। अब जितनी मूवीज दिखती हैं उसमें वो हेल हिटलर और स्वास्तिक लेके घूमता है, जबकि वो है गमाटा, विच इज अ गुड लक सिंबल ऑफ द क्रिश्चियंस, एंड इट हैज बीन अटैच्ड टू हिंदुइज्म, एंड दैट इज यूज्ड टू बैड माउथ हिंदुइज्म। तो इसलिए नाम का इतनी अहमियत होती है। और अगर आर्यन थ्योरी वैसे ही नहीं चल पाती, क्योंकि अगर भारत होता तो जब आप बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ाते तो आप वो 8 मिडल पाथ नहीं बोलते, क्योंकि बुद्ध भगवान ने तो कहा था आर्य पथ पे चलो। तो 8 आर्य पथ और 4 आर्य सत्य। तो अब बुद्ध भगवान तो किसी इन्वेडर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, वो तो यहाँ पे उससे पहले ही थे, और वो तो भगवान है, तो आपकी आर्यन थ्योरी चलती ही नहीं।
आर्यन थ्योरी नहीं चलती तो आपकी ये जो द्राविडियन थ्योरी है वो अपने आप कोलैप्स कर जाती। तो इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें इफ आई may कंटिन्यू, बिल्कुल। अगर आप सोचो कि एक देश था ब्रिटेन, जिसको हम सदियों से लूटना चाहते थे और हम लूटने के लिए वहां पहुंच गए। हम उस ब्रिटेन को फिरंगिस्तान बोलते थे या उनको फिरंगी बोलते थे। हम पहुंच गए लूटने के लिए और हमने उसको खूब लूटा और हमने उसका नाम रख दिया फिरंगिस्तान। और फिरंगिस्तान को फिर आज़ादी मिली और आज़ादी देते समय हमने उनको इंश्योर किया आज़ादी मिले जो हमारे साथी थे। तो अब वो उसको ब्रिटेन बोलने की जगह बोलने लगे फिरंगिस्तान, दैट इज ब्रिटेन। तो फिरंगिस्तान का सारा इतिहास फिरंगियों जिन्होंने नाम दिया फिरंगिस्तान उस पर होगा। तो मतलब हमारे लिए जो हमने इतिहास लिखा है वो अंग्रेजी फॉलो करेंगे, उनके IAS IPS उसी इतिहास को सत्य मान के काम करेंगे। बिल्कुल। और हम ऊपर से ये कर दें कि जो भी उनके उच्च न्यायालय हैं और सर्वोत्तम न्यायालय है उसमें सिर्फ संस्कृत का इस्तेमाल होगा। तो आप संस्कृत के शब्द वहाँ यूज करेंगे जैसे हमारे यहाँ होता है। वी यूज लैटिन वर्ड्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यू विल बिकम टोटली सबसर्वेंटली टू भारत। आप कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे और फिर आप उसकी आज़ादी के साथ खेल सकते हैं। आप चाहे कितना डेवलप हो जाए, आप हमेशा फिरंगिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के मेंटली नीचे रहेगा। इसलिए जितना जल्दी आप भारत, दैट इज समटाइम्स कॉल्ड इंडिया, कर लें उतना बेहतर है। ऑल्दो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि दोनों ही नाम इंडिया और भारत दोनों ही ऑफिशियल हैं। बंधुवर, इंडिया नाम आपको इन्वेडर्स ने दिया है, जिन्होंने आपको स्लेव बनाया उन्होंने दिया है। ना चोलाज इसको इंडिया बोलते थे, ना पाल्याज इसको इंडिया बोलते थे, ना गंगा डायनेस्टी इसको इंडिया बोलती थी, ना मौर्य इसको इंडिया बोलते थे। सब के सब इसको भारत बोलते थे। आपको सिर्फ लूटमार करने वाले जिन्होंने आपको एनस्लेव किया वो इसको इंडिया बोलते थे। आप गुलामी का तंगा कब तक अपनी छाती पे टांगेंगे? बिल्कुल। ये तो अब 75 साल हो गए। धीरे धीरे इसको भारत बनना चाहिए। पर ये तो बड़ा मुश्किल है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, IIT, RBI, कैसे चेंज होगा ये सब? चेंजिंग नेम्स डज नॉट टेक वेरी मच ऑफ टाइम। अभी आप हिंदुस्तान में तो इसकी प्रथा रही है। आपके जितने नए राज्य बने उन सबके नाम बदले गए ना, उनके लिए आपने कितनी चीजें छापी। आप तो, और शहरों के तो नाम आप हर रोज बदलते रहते हैं। मद्रास चेन्नई हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। उस समय तो आप कर रहे हैं, आप धीरे धीरे करिए। पहली चीज है आप मेंटली करिए, फिजिकल एक्टिविटीज मच लेटर। फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। आपने अपनी बुक में एक टर्म यूज किया है, सेकेंडरी एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है? There's a psychological phenomenon which I have noticed कि अगर आप किसी शब्द को उसका एग्जैक्ट मीनिंग से नहीं, बट आप किसी चीज़ से एसोशिएट करके बोलें तो दिमाग रजिस्टर नहीं कर पाता। और दिमाग को लगता है कि हाँ, उसको पता है कि वो उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको सेम लेवल का क्राइम या इनिशिएशन नहीं मानता। तो ये सेकेंडरी एसोसिएशन है और इसी की तरह सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन होता है। सिंपलेस्ट इसमें है, आप मुगलों की गुलामी बोलते हो कि आप गुलाम थे, लेकिन आप ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हो। कॉलोनी इज ऑल्सो आपको गुलाम बनाना, लेकिन क्योंकि शब्द कॉलोनी बन गया तो आपको लगता है कि हाँ गुलामी से बेहतर है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मुगल तो कभी पूरे संपूर्ण भारत में राज नहीं कर पाए। कोई ना कोई उनसे लड़ता रहा, जीतता रहा। हिंदवी स्वराज्य था, कोई ना कोई था। लेकिन अंग्रेजों के नीचे तो आप संपूर्ण गुलाम बन गए थे, लेकिन वो कॉलोनी है। इसको आपको नॉर्मल लाइफ में अगर समझाना हो सेकेंडरी एसोसिएशन, तो मैं आपको एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल, आजकल पॉलिटिकल एग्जांपल दे सकता हूँ। आजकल बड़ा शोर होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचानी है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी ग्रंथ
का जीवन, जो उसकी आत्मा है, वो होता है आपका प्रीएम्बल। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रीएम्बल में, और उस समय के सब लोगों ने प्रीएम्बल में सेकुलर एंड सोशलिस्ट शब्द नहीं डाला था। सारा जो गलत खेल हो रहा है वो सेकुलर और सोशलिस्ट डालने के बाद हो रहा है। तो जब वो दिखा रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचाना चाहते, वो चाहते हैं कि ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द ना निकले। क्योंकि सेकुलर शब्द के नाम पे आप माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो रिलीजन पे, जबकि दे आर सपोज टू बी ऑन कल्चर। तो और सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द आया कब? जब इमरजेंसी थी, लोकसभा खत्म हो चुकी थी, 5 साल की लोकसभा होती, वो खत्म हो चुकी थी। जब लोकसभा तभी नहीं थी, तब ये शब्द डाले गए। सो 2 कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें जो नहीं है उसको बचाने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेके शो डाल रहे हो। अब लोग आर एसोसिएटिंग इट विद द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रियलाइजिंग कि इट इज टू काउंटर व्हाट इज द एक्चुअल रॉन्ग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी के ऊपर देख के सारे आपके कोर्ट के खेल, ऑपोजिशन के खेल, या फिर सॉफ्ट एंटी नेशनलिज्म के खेल इसी पे चलते हैं। इसी का आपको युद्ध के साथ बहुत अच्छा सेकेंडरी एसोसिएशन है 1971 का। 1971 के युद्ध क्यों शुरू हुआ? वो शुरू हुआ क्योंकि हम कहते हैं कि इतने सारे बांग्लादेशी अंदर आ गए थे, 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी, और हम पे इतना, हमारी इकोनॉमी पे इतना प्रेशर पड़ रहा था कि हम लड़ाई पे गए और कहते हैं हम लड़ाई जीत गए, हमने बांग्लादेश बना दिया। तो वो तो इज व्हाट इज प्रोजेक्टेड, है ना? बट इन्वेजन हुआ, वो किसी ने नहीं देखा। एक्चुअल क्या हुआ? आप लड़ाई गए क्योंकि ये 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी वापस आए थे हिंदुस्तान में। आपने लड़ाई के बाद कितने वापस भेजे? अगर आपके लड़ाई का जाने का कारण वो था, तो आपने वापस क्यों नहीं भेजे? दूसरा, आप कहते हो कि हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ लिया, 93,000 सम 700 समथिंग, क्लोज टू 94,000। आपने उन सबको वापस कर दिया। आपके 680 के करीब जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 64 तो अभी भी बाहर है, मिसिंग 54, जिनको पता है वो जीवित है, आपने उनको वापस नहीं लिया। तो आपकी युद्ध की विक्ट्री कैसी हुई? आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये सारी चीजें हमारी हैं। आपने जितनी इलाके पकड़े थे, तुर्तुक को छोड़ के आपने फिर से वापस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो हारा था और जिसने छमजोरियां का सेक्टर आपसे कैप्चर कर लिया, उसने वो इलाका आपको वापस नहीं दिया। सर क्रीक का इलाका आपने उनको वापस दे दिया, आपने सब कुछ वापस दिया। वो छमजोरियां जीता और छमजोरियां का 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपने साइन करके उनको दे दिया। तो विक्ट्री की प्रोजेक्शन, वो विक्ट्री। सो 1971 इज द ओनली वॉर जिसमें आपकी फौजें जीती और देश हारा। पर इसकी तो कोई बात होती नहीं, हम तो सिर्फ पीओके की बात करते हैं। हाँ, हम करते हैं, क्योंकि वही इस किताब में मेंशन किया है। अब आप, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए किताब के बिगनिंग में भी वो बोलता है कि ब्रेव्स ऑन द बैटलफील्ड, बिवेयर ऑफ द मैंड्रिन्स ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल्स, because wars when won on battlefields are often lost on the negotiating table. और बांग्लादेश में भी जो अंदर आए वो अधिकतर कट्टर मुसलमान थे। जो चकमा ट्राइबल्स और बाकी जो हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे वो आए नहीं। एंड व्हेन यू, बांग्लादेश हमने जब एस्टैब्लिश किया, हमने उस पर बिठाया किसको? मुजीबुर रहमान, जिसको हम बंग बंधु का टाइटल देते हैं। बट मुजीबुर रहमान कौन था? मुजीबुर रहमान इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ बर्थ ऑफ पाकिस्तान। 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे है, जो सूरावर्दी का गुंडा था, जो चाकुओं लेके 22 साल की उम्र में लोगों के गले काटने के लिए निकला था, जो सारी मैन पावर अरेंज कर रहा था, उस बंदे का नाम था मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान।
तो कातिलों का कातिल आप कहते हो कि भाई जो है एकदम संत बन गया. And so to say that we created Bangladesh, no, we didn't create Bangladesh. There was a situation in Pakistan wherein Bengali speaking people would have become prominent compared to the Punjabi speaking people of Pakistan, which the Pakistan elite did not want. And if they realized कि अगर हमने अपने आप से अलग कर दिया तो सही में दो फाड़ हो जाएंगे. तो वो काम उन्होंने हिंदुस्तान से कराया. और आज देख लिया 40 साल बाद, 50 साल बाद, अब वहां पे क्या है? Bengali speaking people are becoming secondary. Urdu has taken over and it has become totally violent and it is dependent on whom? Pakistan. तो वो वापस पाकिस्तान में चले गए. तो that is real politics. That is planning of 40-50 years. So that is what one has to understand. This is secondary association. To be able to see what is being projected, उसके behind का actual meaning क्या है. Interesting. So that is what it is. Interesting. चलिए फिर से बुक पर आते हैं सर. इन वन ऑफ योर चैप्टर आपने एक टैक्टिक मेंशन की है. उसमें क्या होता है कि एक फाइटर प्लेन होता है, वो एक कमर्शियल प्लेन का शैडो बन के अपने टारगेट पे जाता है. और टारगेट की बात कर रहे हैं आप दूसरी कंट्री में, और वहाँ पर फिर जो कमर्शियल प्लेन होता है वो अपने रास्ते निकल जाता है, और जो फाइटर प्लेन होता है वो अपने टारगेट को हिट करके मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है. तो क्या ऐसी टैक्टिक फॉलो की जाती है या फिर ये सिर्फ इमेजिनरी है? This is an imaginary tactic born out of it can be utilized if somebody wants to. वो जो प्लेन शैडो करता दिखाया वो एक मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशन प्लेन है. इट्स नॉट अ फाइटर एयरक्राफ्ट. इट्स इन दिस बुक इट इज अ P-8I. इट्स मतलब एक it's a huge naval aircraft which carries a lot of weaponry. It is as big as a Boeing 737. इराक जो था, जब वो था देश संपूर्ण, तब उसको बीच में इराक और ईरान के भाग में इनको लगा था कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे. तो इजराइल ने क्या किया था कि एयरवेज होती हैं जहाँ पे सारे सिविल एयरक्राफ्ट उड़ेंगे. तो वहाँ पे इजराइल ने क्या किया कि इट न्यू ऑल सिविल एयरक्राफ्ट फ्लाई हियर. तो इजराइल ने वहाँ पे अपने फाइटर्स भेजे और सब फाइटर्स को इतना पास उड़ाया कि उन सब का एक ही ब्लिप लगे. क्योंकि ट्रांसपोर्ट जहाज बड़ा होता है जो आपके सिविल एयरलाइंस है, तो उनके बड़े बड़े ब्लिप्स आते थे. अब ये फाइटर सारे छोटे छोटे, इन सबको पास कर लिया लेस देन हाफ वेवलेंथ, तो दे अपीयर्ड लाइक अ सिंगल ब्लिप. और ये सिंगल ब्लिप उड़ता हुआ आया. इराकियों ने सोचा कि नॉर्मल सिविल एयरलाइन आ रही है, और जब टारगेट के पास पहुंचे ये अलग हुआ और इन्होंने अटैक किया और वापस चले गए. सो दिस हैज बीन डन. ओके, ऐसी टैक्टिक यूज की जा सकती है. हाँ, की गई है. बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू बीट द रडार क्रॉस सेक्शन. हाफ वेवलेंथ से कम आ जाओगे तो आप सिंगल वेव ब्लिप बन जाओगे. बिल्कुल, तो वही है. बिल्कुल. जब हम ये पॉडकास्ट प्लान कर रहे थे तो हमारी फ़ोन पे बातचीत हो रही थी. आपने पहलगाम जो अभी अटैक हुआ था कुछ टाइम पहले, उसके पीछे का जो रीज़न बताया था वो आपने टेररिस्ट एक्टिविटी ना बताकर कुछ और बताया था. मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको भी आप वो जो कारण था वो बताएं. इट वॉज अ टेररिस्ट एक्टिविटी, बट उसको ऐसे प्लान किया गया था कि हिंदुस्तान उस पर रिएक्ट करे और फंसे. जो वो अनंत कबीले की मैं बात कर रहा था और छपरी वाला, अगर आपको याद, जो अस्थायी स्थिति है with the hegemony of petrodollars falling, and basically if you see चाइना और अमेरिका का द्वंद्व चल रहा है. दोनों ही पेट्रोडॉलर से जुड़े हुए हैं. चाइना लाइक अ क्रोकोडाइल कोशिश कर रहा है कि मैं इनको अमेरिका को खा जाऊं, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मैं अपने टैरिफ से और इनके ऑर्डर्स कैंसिल करके उसका गला दबा दूं. सो इट्स अ क्रोकोडाइल एंड अ बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स फाइटिंग. That is okay. अब इस सिचुएशन में when everyone is moving away, the most important thing becomes ease of economics and basically transportation of goods. The only place जहाँ transportation of goods हो सकता है और जहाँ पे आपकी restrictions लगती हैं फ्लो में, वो है एक आपका स्वेज कैनाल. स्वेज कैनाल चाहे उन्होंने जितना भी कर लिया, उसमें एक कुछ समय पर एक डायरेक्शन में शिप जा सकते हैं और दूसरी डायरेक्शन से आ सकते हैं. और उसके आगे है गेटवे ऑफ टीयर्स, जहाँ पे हूती बैठे हुए हैं.
सारी दुनिया की फौजें चले गई इंडियन नेवी को छोड़ के, क्योंकि इंडियन नेवी के साथ उन्होंने अभी तक पंगा नहीं लिया। आप देखो अमेरिकन नेवी का हाल, यूके का हाल, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो सबको घूम के आना पड़ रहा है। तो दमड़ी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग अप, ऑल गुड्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव बोथ वेज। दूसरी तरफ है मलक्का स्ट्रेट। अब जो मलक्का स्ट्रेट है और मलाक्का स्ट्रेट जो है, उसमें से जिस गुड्स ने जाना है वो तो वैसे ही नैरो है। अब इन दोनों के बीच में हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान ने सजेस्ट किया कि इनफैक्ट ऑन 9 September 2023 द प्राइम मिनिस्टर had announced that let's have इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक। हाँ, तो उसमें क्या होने वाला है कि ये जो एशियन कंट्रीज, जापान, जो सब कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, ये सीधा आएगा आपके विशाखापट्टनम केरला कोस्ट में। वहाँ से हाई स्पीड रेलवे से ये सीधा थ्रू द पेनिनसुला विल रीच एरियाज ऑफ गुजरात। गुजरात से इट विल स्ट्रेट अवे गो टू जाबेर अली, बेसिकली टू गल्फ ऑफ हॉर्मूज, नॉट टुवर्ड्स सुएज कैनाल, नॉट टुवर्ड्स गेटवे ऑफ टीयर्स। गल्फ ऑफ हॉर्मूज ऊपर है और छोटा है। तो सऊदी अरेबिया, ऐसे 2-3 पोर्ट्स हैं सऊदी अरेबिया की, यूएई की, जहाँ पे ये पहुँचेगा। वहाँ से सारा गुड जाएगा आपके हाइफा के पोर्ट में, और हाइफा के पास से वो एक कैनाल भी बना देंगे विच विल बी ब्रॉड इनफ, क्योंकि वहाँ पे वो नैरो है, तो वहाँ से शिप्स विल बी एबल टू ट्रेवल। तो आपका जो ट्रेवल टाइम है केप ऑफ गुड होप और सुएज कैनाल में, जो ट्रेवल टाइम है, दैट डिफरेंस इज अराउंड 16 days। ओके। और अगर ये आ गया तो जो डिफरेंस है दैट विल बी बी फर्दर रिड्यूस टू, मतलब जो आप इट टेक्स यू 24 days फ्रॉम इफ अ गुड लीव्स इंडिया टुडे and crosses Suez Canal and reaches Europe. If IMEC comes into play, it will come down to as less as 12 or 13 days. लेकिन अगर ये होगा तो उसका असर क्या होगा IMEC के आते ही? इजराइल इज अ मेन प्लेयर इन IMEC, क्योंकि हाइफा वहाँ पे है। सऊदी अरेबिया, यूएई आर मेन प्लेयर्स। तो आपकी जो अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमिक टाई अप्स विल कम अप, इंडिया विल गो अप। ठीक है। Who are the nations who will miss out? The nations which will miss out are Turkey, Qatar. तो टर्की और कतर, एंड ऑफ कोर्स अमेरिका डजंट वांट दिस टू हैपन, क्योंकि अगर ये हो गया तो यूरोप को सारा कुछ सस्ता यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, तो उनका वर्चस्व और कम हो जाएगा। बिल्कुल। चाइना का पूरा वर्चस्व खत्म ही हो जाएगा। सो दे डोंट वांट इट। सो टर्की, चाइना ने क्या प्लान सजेस्ट किया कि गुड्स आएंगे चाइना से थ्रू CEPC, ये जो आपका चाइना क्या ये आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और वहाँ से आके ग्वादार से ये पहुँचेंगे बसरा इराक में, इराक के थ्रू सड़क से जाएंगे टर्की, और टर्की से सारी जगह चले जाएंगे आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन इसमें ये कष्ट था, सबने कहा भाई इराक तो बड़ा अनस्टेबल है और ये रास्ता तो उतना ही लंबा है, और हमें फिर से हूतियों के और इन सब के पास से जाना पड़ेगा। तो जब ये अनाउंस हुआ उसी समय टर्की ने कह दिया था मैं ये नहीं होने दूंगा। तो आप देखिए उसके एग्जैक्टली विद इन 4 weeks यू हैव अ अटैक ऑन हाइफा, बेसिकली जो आप 7 अक्टूबर का हमास का अटैक है। तो आपने क्या किया, IMEC का एक एंड जो है अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ पे आप तो अटैक करने वाला हमास, उसका कंट्रोलर ईरान, और मोस्ट प्रॉब्ली उसको कराने वाला है टर्की एंड अमेरिका। तो ये अब आपकी साइट अनस्टेबल हो गई, लेकिन इंडियन साइट तो अभी भी स्टेबल है। सो यू वांटेड समथिंग टू हैपन जिससे इंडिया हैज टू गेट इन्वॉल्व और उसकी इकोनॉमी फंस जाए, और ये आ जाए कि IMEC के दोनों एंड्स अनस्टेबल हैं। तो उसके लिए आप पहलगांव करते हो, एंड पहलगांव इज अ टेरर अटैक ऑन मैनी फोल्ड। एक न्यायालय का हुक्म आता है कि आपको इलेक्शंस करानी है, आप उसके मुताबिक आपकी सरकार वहाँ पे इलेक्शन कराती है। इलेक्शन में वो गवर्नमेंट बन के आती है विच हैज़ बीन नोन फॉर सॉफ्ट एंटी नेशनलिज्म।
वहाँ के जो इलाके हैं जो आप टूरिज्म के लिए खोलते हैं, आपको सेंट्रल एजेंसीज को बताना होता है। पहलगाम खोला जाता है, सेंट्रल एजेंसीज को बताया नहीं जाता। फिर वहाँ से पाकिस्तान के कमांडो, जो एक रिटायर्ड कमांडो है और 3 बंदे आते हैं, वो हिंदुओं को स्पेशली आइडेंटिफाई करते हैं और उन हिंदुओं को आइडेंटिफाई करते हैं जो अपने किसी लेडी रिलेटिव के साथ हो, माँ, बीवी, बच्चा, बेटी। फिर उनको कलमा पढ़ने को बोलते हैं। जो जो कलमा नहीं पढ़ पाता, आप उनको, ये टेररिस्ट उनको गोली मारते हैं। जो कलमा पढ़ लेता है, आप उनको कहते हैं ट्राउज़र निकालो, आइडेंटिफाई करो, और जिनका खतना नहीं हुआ आप उनको मारते हो। सो और हर एक को मार के आप कहते हो मोदी को बोलो। तो द होल इश्यू इज टू प्रूव, टू कंपेल द गवर्नमेंट टू रिएक्ट। और रिएक्शन में दे वांट कि IMEC also should get affected. So not only there should be an emotional reaction, there should be an economic loss. Indian government understands this and it reacts real hard. It hits all the centers. It destroys all their bases and it hurts. इसमें जो 4 हैं, एक है जो आपकी आक्रांतक एक्टिविटी करता है, विच इज द टेररिस्ट। एक जो उनको करवाता है, विच इज द पाकिस्तान गवर्नमेंट। और बाकी हैं जो उनको संरक्षण देते हैं और जो सूत्रधार होते हैं, अमेरिका, चाइना एंड टर्की। आपने उन सबको ऑप्शन दूर में 4 दिन में एक एक मैसेज दे दिए। आप देखिए, आपने कभी सोचा कि ये F-16 जो इनको दिए गए हैं पाकिस्तान को, दे हैव बीन गिवन इन द नेम ऑफ फाइटिंग टेररिस्ट। आपने कभी, एंड दे आर नॉट टू बी यूज्ड इन वॉर अगेंस्ट इंडिया, बट भारत के खिलाफ तो हमेशा यूज होते हैं। बिल्कुल। और F-16 के लिए आप हमेशा पैसा देते रहते हैं। बाइडन ने दिया था, अभी जो ट्रम्प है वो दे रहा है, जबकि आपको वहाँ पे ओसामा बिन लादेन और ओमर अब्दुल्ला, वो एक आंख वाला जो था ISIS का टेररिस्ट, वो सब मिलते रहे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको शायद ज्ञात न हो, देयर वर B सीरीज ऑफ आयरन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। आयरन बॉम्ब का मतलब अनगाइडेड बॉम्ब, जिसको आप गाइड नहीं कर सकते हो। ये सारे बॉम्ब्स जो हैं, इनको डिलीवर, ये बॉम्ब का डिज़ाइन ही बनाया गया था ताकि ये F-16 से डिलीवर हो सके। और दे आर कि अगर इनका ट्रायड खत्म हो गया तो दे शुड ऑलवेज हैव लास्ट एयरक्राफ्ट्स व्हिच कैन कैरी बॉम्ब्स एंड ड्रॉप them. That's why you have so many F-16s in Turkey and in Pakistan, which is closest thing they can have to Russia, and in Germany. तो ये जो आप शायद न्यूक्लियर वेपन्स सुनते हो पाकिस्तान के, these might just be B series weapons of America stored there. Okay. And that's why if you see, जैसे ही आपने नूर खान बेस और बाकी बेसिस को स्ट्राइक किया और उनके न्यूक्लियर साइट्स को, सो कॉल्ड न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया, सबसे ज़्यादा दर्द अमेरिका को हुआ। और चाइना का तो आपने बेचारों का सारा मार्केट ही ख़त्म कर दिया। टर्की के आपने ड्रोन्स डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यू हैव सेंड अ मैसेज टू एवरीवन। सो दैट्स व्हाई पहलगाम वाज समथिंग, अ ट्रैप laid for us. We not only avoided that economic trap, we took our revenge and we sent message to everyone. सूत्रधार, कराने वाला, संरक्षण देने वाला और जिसने सचमुच में आक्रमण किया, उन सबको हमने एक ही बारी में मैसेज दे दिया। तो दैट्स व्हाई ऑप सिंदूर इज सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। चलिए इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं ऑप सिंदूर के बारे में। द वे ऑप सिंदूर फॉट, जब कारगिल वॉर हुआ था तो जितना भी वॉर लड़ा गया था वो प्राइमरीली आर्मी के थ्रू लड़ा गया था। इंडियन एयरफोर्स थी उसमें, बट बहुत छोटा सा रोल था उनका। अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें प्राइमरीली रोल था सारा एयरफोर्स का। आर्मी भी थी बट बहुत ना के बराबर। तो जो कन्वेंशनल वॉर हुआ करता था एशिया में, नहीं हम पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, उससे शायद हम अब आगे बढ़ चुके हैं। वेपन्स बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो क्या, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? किस तरीके से वॉर होते हैं? किस तरीके के वेपन यूज हुए? देखिए, एक युद्ध या एक घटना नहीं डिसाइड करती वेपन्स कैसे होंगे। टेरेन हैज़ अ इफेक्ट। आप माउंटेनस टेरेन में हो
एयर पावर का यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन टाइगर हिल शायद भारतीय वायुसेना के कारण नहीं हम जीत पाए। बाकी जगह क्योंकि टेरेन ऐसी थी, आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो आपको आर्मी का यूज़ करना पड़ा। एयर पावर इज ऑलवेज द अल्टीमेट फोर्स मल्टीप्लायर। आप चाहें ना चाहें, एक भगवान है जो ऑमनी प्रेजेंट है, और उसके बाद समथिंग दैट कैन बी ऑलमोस्ट ऑमनी प्रेजेंट विच कैन रीच एनीवेयर इज एयर पावर। लेकिन एयर पावर कैनॉट होल्ड ग्राउंड फॉर यू। अगर आपने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको आप कहते हैं, कि आपको अपनी ज़मीन आपको ऑक्यूपाई करनी है, अपने पाँव के नीचे आपको वो ज़मीन चाहिए, तो यू विल हैव टू हैव द ओल्ड यूजुअल ब्लडी कॉन्टैक्ट वॉर। आप गाज़ा देख लीजिए। गाज़ा आपका गुड़गांव के बराबर का इलाका है, शायद गुड़गांव से भी छोटा है। इजराइल के पास कितनी एयरफोर्स है, फिर भी उसको अपने आर्मी भेजनी पड़ी, टैंक्स भेजने पड़े, और उस सब के बाद भी इट हैज लॉस्ट, ऑफिशियली लॉस्ट मोर देन 1400 सोल्जर्स। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख लीजिए। सो इट हैज टू बी अ कॉन्टैक्ट वॉर वेर एवर यू वांट टू ऑक्यूपाई ग्राउंड। एयरफोर्स कैन नॉट होल्ड ग्राउंड फॉर यू, इट हैज टू बी आर्मी और द नेवी। तो आपका जो युद्ध होगा, उस युद्ध में कॉन्टैक्ट विल बी देयर। हाँ, एयर पावर की यूटिलाइजेशन विल चेंज। जो पहले बटालियन लेवल पे एयर सपोर्ट होता था, अब शायद आपका जो सेक्शन है 11 बंदों का, वो भी शायद एक जिसको आप कहते हैं रीलॉन्चेबल ड्रोन यूज़ करे, विच कैन बी यूज फॉर लॉइटरिंग ड्रोन, कि लॉन्च किया, उसने देखा अच्छा ये टारगेट है शायद, तो सेक्शन कमांडर ने वहीं से, लांस नायक ने या हवलदार ने वो ड्रोन लॉन्च किया और उस पर स्ट्राइक कर दिया। तो whoever has a better FPV drone in that section might win. So there will be change in that, but it will remain a contact war. So that is how it is going to be. बिल्कुल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। अच्छा। मैंने आपकी बुक खान सागा और द राइज ऑफ फेनिक्स दोनों ही पढ़ी हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ के लगा कि आप सिस्टम की खामियों के बारे में बताना चाह रहे हो। सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप फोर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा आप दिखाना चाह रहे हो कि देयर इज करप्शन इन फोर्स। करप्शन शायद गलत वर्ड होगा, फेवरिज्म। नहीं, you missed the point. What I'm trying to tell, both in Khan Saga and in Rise of the Ancient, the Phoenix Resurrection, is the deliberate downgradation of the armed forces. चलिए इस तरह से समझाता हूँ आपको, कि जब आज़ादी मिली, एक कर्नल डीजीपी के बराबर था। आज के दिन वो कर्नल जो है एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर हो गया। आपका सारा कुछ हिंदुस्तान में द लास्ट मैन स्टैंडिंग इज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। लड़ाई हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फौज, और आप फौज को कंटिन्यूसली डिग्रेड कर रहे हो, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आप फौज का जब स्टेटस डिग्रेड करते हो, तो उसका असर जो है लॉन्ग टर्म में आपके मनोबल पे, आपके सिपाही के मनोबल पे पड़ सकता है, और अगर सिपाही के मनोबल पे ज़्यादा असर पड़ गया तो उसका रिएक्शन कैन बी डिजास्ट्रस। तो दैट इज व्हाट। अब आप देखिए NFU आया, नॉन फंक्शनल अपग्रेड। आप कहते हैं, सरकार कहती है कि नॉन फंक्शनल अपग्रेड इज फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज। भाई फौज से ज्यादा कौन ऑर्गेनाइज्ड है? लेकिन NFU सबके लिए एप्लीकेबल है, फौज को छोड़ के। तो 14 से 16 साल की उम्र में की सर्विस में जो है IAS जो है जॉइंट सेक्रेटरी हो जाएगा, ठीक है, और उसके 1-1.5 साल में IPS, आपका वेटनरी सर्विस वाला, आपका पोस्टल सर्विस वाला, सबके सब जॉइंट सेक्रेटरी हो जाएंगे। और छठी पे कमीशन में जॉइंट सेक्रेटरी इज इक्वेटेड टू आपका मेजर जनरल। NFU फौज में है नहीं। तो 16 से 18 साल में जो आपका 80% से ज़्यादा फौजी अफसर एट बेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल पर आ जाएंगे।
वो कर्नल बनेंगे 26 साल पे। 26 साल में तो IAS IPS इक्विवेलेंट वुड हैव ऑलरेडी बिकम एडिशनल सेक्रेटरीज। वो अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर बोलना शुरू कर देंगे, और आप मेजर जनरल जो है आपके फौज के बनेंगे 1.5%, वो भी करीबन 28 से 30 साल में। सो दिस हैज ए इफेक्ट। और ये मत सोचिए कि आज के बच्चों को पता नहीं है, दे आर अवेयर ऑफ इट। जज्बा है लेकिन दिमाग भी है। तो अधिकतर सोचते हैं यार फौज में जाने से बढ़िया मैं वहां चले जाऊंगा। आपकी क्वालिटी ऑफ पीपल इन डिफेंस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। ऑल द हीरोज इन दिस बुक, इफ यू सी, नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ देम, दे आर ऑल टाइम स्केल हीरोज। टाइम स्केल मतलब वो उस 80% में है जिनको रैंक नहीं मिला, क्योंकि NFU नहीं है। अगर NFU होगा तो 16 साल का लेफ्टिनेंट कर्नल भी जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर होगा। तो दैट इज द एम्फेसिस आई एम गिविंग। सेम इज ट्रू फॉर DRDO। DRDO में सर्टन वैकेंसीज आर मेंट ओनली फॉर डिफेंस पर्सनल एज साइंटिस्ट वैकेंसीज। आप DRDO में आप हर एक 4 साल बाद प्रमोशन दे देते हो। 16 साल का DRDO ऑफिसर कहता है कि मैं तो एयर कमोडोर से सीनियर हूं। आप अटैचमेंट पे जाओगे तो आपको जूनियर। इसलिए आप देखिए इस किताब में जो मृग तृष्णा डिजाइन करता है विंग कमांडर नितिन चतुर्वेदी, ही इज पुट इन 19 years of service and he is junior to a साइंटिस्ट E, because साइंटिस्ट E को तो प्रमोशन मिलती है। अब जब से ये सरकार आई है आपने DRDO की थोड़ी नकेल कसनी शुरू की है। अब टाइम बाउंड प्रमोशंस कम हो रही हैं। अब उन पे प्रेशर आ रहा है कि दे हैव टू एक्चुअली एंश्योर दैट थिंग्स हैपन। नहीं तो आप इंसास राइफल बनाते थे जो 1960 की राइफल की कॉपी है और आधा समय चलती नहीं थी। आपने कहा कि हमने जहाज बनाया 35 साल से, इंजन आपके पास है नहीं उस जहाज का, आप 35 साल में उसका इंजन नहीं बना पाए, उसका एवियोनिक्स नहीं बना पाए। तो भाई मैंने एक जीव पुतला बना दिया है, लेकिन उसका दिल जो है वो भी फिरंगी है, उसका दिमाग भी फिरंगी है, लेकिन पुतला मैंने बनाया है। सो दैट इज व्हाट आई एम कनिंग एट, कि यू हैव टू हैव अकाउंटेबिलिटी एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। वेयर इसरो के साइंटिस्ट हैं, बाकी साइंटिस्ट हैं, वेयर क्रेडिट इज ड्यू यू गिव देम, बट हैव अकाउंटेबिलिटी, हैव इक्वालिटी। यू कांट हैव पेकिंग ऑर्डर अमंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो वो एम्फेसिस। एग्जैक्टली। आपकी बुक में एक चैप्टर है मिराज ऑफ मिसगाइडेंस। उसमें आपने एक टर्म यूज़ किया है स्पूफिंग और इंसर्टिंग फॉल्स इंटेलिजेंस। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर। अभी दिल्ली के आसपास भी स्पूफिंग का काफ़ी शोर था। अब क्या है कि आपको नेविगेशन करनी थी। अब नेविगेशन के बड़ी तरह के सिस्टम होते थे, या तो ग्राउंड बेस्ड होते थे जिनकी रेंज कम होती थी, या फिर जो जहाज़ के अंदर ही सिस्टम है जैसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। आपको चाहिए था जो संपूर्ण हो, जो आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेशन दे सके। तो आपने सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम शुरू किए। तो सबसे पहला सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आया वो था अमेरिकन सिस्टम, जिसको आप कहते हो GPS। तो अधिकतर जितने सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है उन सबको आप GPS कह देते हो, है ना। तो वो है, आप नाविक को भी GPS कह देते हो जो इंडियन सिस्टम है। अब GPS में क्या है, आपकी सैटेलाइट है 20,200 किलोमीटर पे, पोलर सैटेलाइट। वो वहाँ से सिग्नल भेजती है, बीच में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आते हैं, ओजोन का फील्ड आता है, तो उसके बीच में से वो पूरा सिग्नल आता है। तो जब तक वो जहाज़ पे आता है वो बड़ा वीक होता है। तो अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज दूँ जो उसी के तरह लगे, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दूँ, टाइम थोड़ा चेंज कर दूँ, पोजीशन चेंज कर दूँ, तो क्या होगा, आपका जहाज़ में जो लॉक इन है, जो आपका GPS है, वो आपको गलत पोजीशन देना शुरू कर देगा और आप धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओगे अपनी एक्चुअल पोजीशन से। आपको लगेगा कि आप सही जा रहे हो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो वही दिखा रहा है, लेकिन आपके कोऑर्डिनेट्स शिफ्ट हो गए। आपके जितने वेपन सिस्टम्स हैं, क्योंकि आप अचीव करना चाहते हो फर्स्ट हिट एबिलिटी, तो आपने सारे आर्टिलरी के जो शेल्स हैं, जो मोटार के शेल्स हैं, उन सब में भी GPS के चिप्स डाल दिए। तो इस किताब में जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करता है HAPS, हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। मतलब विंग कमांडर नितिन डिजाइंस
drone which is flying at around 60-70,000 feet, solar powered, and it picks up the GPS signals of the Chinese Baidu system which Pakistanis use, और उस सिस्टम को वो फिर 1/10 ऑफ अ माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड से प्ले अराउंड करके और वेरी करके उनको उस एरिया में ट्रांसमिट करता रहता है। तो जितने उनके वेपन्स हैं, एंड पाकिस्तान ट्राइज टू फायर आर्टिलरी शेल्स और ट्राइज टू यूज एयरक्राफ्ट, तो उन सब में कंटिन्यूस एरर आती रहती है और उनको समझ नहीं आता ये एरर क्यों आ रही है। एंड दे हैड प्लान टू डू स्पूफिंग अगेंस्ट इंडिया ओके इस किताब में। अब उनकी स्पूफिंग फेल हो जाती है क्योंकि इंडिया का जो नाविक बनाया है, देयर द क्रेडिट शुड गो टू इसरो एंड पीपल इन्वॉल्व्ड, वो 2 बैंड पे है। बाकी सारे जितने आपके GPS बेस्ड सिस्टम्स या सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स हैं, दे आर ऑन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड, L बैंड जिसे कहते हैं, 1 to 1.5 गीगाहर्ट्ज। नाविक ही एक ऐसा सिस्टम है जो L और S बैंड में है। तो अगर आपको जैम करना, आपको दोनों जैम करने पड़ेंगे। तो वो जो है इसमें जो स्पेशल इनकी फोर्सेस आ रखी होती हैं, स्पेशलिस्ट आ रखे होते हैं सूत्रधारों के देशों से, वो उसको जैम नहीं कर पाते और इस कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो दैट इज द चैप्टर विच इज कवर्ड हियर, सो दैट इज व्हाट। बिल्कुल सर, आप अभी भी एयरफोर्स कम्युनिटी और फ्लाइंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल हिट किया था? महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें भगवान कृष्ण रियलाइज करते हैं कि अगर पांडवों को जीतना है तो कौरव के द्रोणाचार्य को खत्म करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य को का वध करने के लिए उनका मनोबल तोड़ना पड़ेगा। तो मनोबल तोड़ने के लिए वो युधिष्ठिर को बोलते हैं। युधिष्ठिर कहता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो कहते हैं ठीक है युधिष्ठिर, तुम सत्य बोलो, जोर से बोलो पहला भाग और दूसरा भाग धीमे बोलो। तो युधिष्ठिर वो बोलते हैं अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा। तो जो सेकंड पार्ट है उसके बीच में ही कृष्ण भगवान अपना शंख बजा देते हैं, शोर कर देते हैं। तो द्रोणाचार्य को लगता है कि सही में अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि वो र्यूमर है, लेकिन वो उसको सत्य मान लेते हैं। उनका मनोबल टूट जाता है और धृष्टद्युम्न आके उनकी हत्या कर देता है उसके बाद रणभूमि में। अब ये तो चल गया क्योंकि वहाँ पे वाहे गुरु थे, मतलब कृष्ण भगवान थे। अब यही गेम अगर आप झूठ की मंडली कोशिश करे और ताली बजाने वाले भी झूठे हो तो कौन मानेगा। तो गेम वॉज प्लेड कि व्हाट हैड हैपेंड इन ऑप सिंदूर। आपने JF-10 को डिस्ट्रॉय कर लिया, PL-15 का तो आपने बेचारे के मिसाइल को तो बर्बाद ही कर दिया, HQ-9 कुछ कर नहीं पाई, J-10 भी मारे गए। तो यू हैव डिस्ट्रॉयड द कंप्लीट चाइनीज वेपन मार्केट। दुनिया में लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। रडार्स कौन थे उनके? रडार्स वर ऑल अमेरिकन। आपने सारे अमेरिकन रडार्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया या आप आगे चले गए। और उनका सबसे फेवरेट वेपन क्या था? F-16। इफ नथिंग वॉट एवर इज एन ओपन सोर्स जो आप सुनते रहते हैं, 15 से 16 F-16 डिस्ट्रॉय हुए हैं। ओके आप ये देख लिए कि बांग्लादेश भी कहता मुझे F-16 नहीं चाहिए, आप मुझे यूरो फाइटर दे दो। तो आपने तो द सो कॉल्ड अल्टीमेट 4th जनरेशन वेपन ऑफ अमेरिका वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दैट मीन्स नाउ हुज वेपन्स विल सेल? द वेपन्स विच हैव सक्सीडेड इन सिंदूर। एक तो हिंदुस्तानी वेपन ब्रह्मोस और बाकी, या फिर राफेल। और सबसे ज़्यादा पैसा जो जनरेट होता है वो वेपन सेल्स में होता है। तो उसके लिए एक र्यूमर चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली र्यूमर शुरू करने वाला, वैसे जिसको आप झूठ का सरताज बोलते हो, पाकिस्तान, उसका सपोर्ट करने वाला ट्रम्प। एंड एवरीवन नोज ट्रम्प कितना सत्य कितना झूठ बोलता है। तो ये झूठ जो है इट कोलैप्स्ड बेसिकली इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी। सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सेंड फाइटर्स, यू सेंड ड्रोन्स आल्सो। अब उन ड्रोन्स में आप लुनबर्ग लेंस लगाते हैं जिनसे ऐसा RCS प्रतीत हो कि वो उसी फाइटर है, क्योंकि आपका रडार पे जो रिटर्न आती है वो हर एक
एयरक्राफ्ट की डिफरेंट होती है, उसको आप रडार क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, आप उससे आइडेंटिफाई करते हो जहाज। अगर मैं वैसा ही ल्यूएनबर्ग लेंस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से प्ले अराउंड करता है, अगर मैं वैसा ही एक ड्रोन में डाल के भेज दूं और दूसरे तरफ बैठा हुआ बंदा इतना एक्सपर्ट ना हो, वो उसकी वेलोसिटी और वो सब नहीं प्लान करके देखे, उसकी मैनूवरेबिलिटी, कहेगा यार इसका आरसीएस सेम है, चलो मिसाइल दागो। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे आरसीएस क्या कहते हैं ड्रोन्स पे मिसाइल चलाई होगी। इसका असर थोड़ा सा पड़ा होगा ऑन द फ्रेंच वेपन मार्केट, बट इट डिडंट लास्ट लॉन्ग। अगर कोई यंग कैडेट या फिर रीडर इस बुक को पढ़े तो आप क्या चाहेंगे कि वो क्या मैसेज इस बुक से लेकर जाए? वतन सर्वोपरि। एंड हिस्ट्री पढ़ो तो उसको ऐसे पढ़ो जिसमें आपको अपना भला दिखे। आपको पढ़ाया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो आया, उसने सबको तबाह कर दिया, हरा दिया, लेकिन असली इतिहास क्या है? अलेक्जेंडर ग्रीक था ही नहीं। वो यूरोपियन कल्चर की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको ग्रीक दिखाएं। वो था मैसेडोनियन, उसने ग्रीक की पिटाई की, आया, झेलम के पास पहुंचा 1,40,000 की फौज के साथ। उसके सामने था पोरस या पोरू, उसके पास थे 27,000 जवान। पोरू ने कहा चलो, 1-2 राजा उससे मिल गए। पोरू ने कहा मैं नहीं मिलूंगा, ये मेरी धरती है, मैं बचाऊंगा इसको। युद्ध हुआ, आपके 27,000 जवानों ने लगभग अलेक्जेंडर की आर्मी को हरा दिया। उस समय अलेक्जेंडर की आर्मी को सिर्फ 20 वॉर एलिफेंट्स या लड़ाई के हाथियों से लड़ना पड़ा, क्योंकि पोरस के पास सिर्फ 20 हाथी थे, छोटा राजा था। फिर आपको कहानी सुना दी गई कि उसने बोला हाउ डू यू वांट टू बी ट्रीटेड, ट्रीट मी लाइक अ किंग शुड ट्रीट अ किंग। असल में ये बात नहीं थी। वहां पे अलेक्जेंडर ने कहा चलो मैं आगे जाऊंगा, आई विल गो एंड कैप्चर रेस्ट ऑफ इंडिया। अभी तो आप इंडिया के बिगनिंग में ही थे श्रीमान, आप तो अभी पंजाब में भी नहीं घुसे थे। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, उसकी फौजें इतनी डर गई थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह हो गया तो अलेक्जेंडर पोरस के पास आया कि भाई मुझे बचा ले, मेरी फौज ने तो विद्रोह कर दिया। तो फिर पोरस ने अलेक्जेंडर से डील की। इसलिए देखिए, लड़ाई के बाद पोरस की जो जमीन थी वो 3 गुना बढ़ गई, और अलेक्जेंडर वहीं से पीछे पांव लेके भाग गया हिंदुस्तान से। और रास्ते में जाते जाते उसका माली ट्राइब्स जो थे उनसे लड़ाई हुई। वहाँ पे उसकी इतनी उसको तीरें लग गई कि वो इजिप्ट पहुँचने से पहले ही मर गया। तो इतिहास वो पकड़ो जो आपके वतन के लिए हो, वो मत पकड़ो जो आपको सुनाया जा रहा है। सो दैट्स इट। चलिए सर, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमारे पहले पॉडकास्ट ने कमाल करके दिखाया था, ये पॉडकास्ट भी उतना ही चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एंड जय हिंद। तो ये थे अरुण सर। अगर आप जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और भारत के बदलते स्वरूप को समझना चाहते हैं तो ये बुक आप ही के लिए है। बुक का नाम है द राइज ऑफ एंशिएंट फीनिक्स रिसरेक्शन। इस बुक को आप खरीदिए, पढ़िए, ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई पॉडकास्ट के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।